हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडीए महाविद्यालय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजस्व विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश विषय नियम एवं कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्पणी एवं परिभाषा पर चर्चा करेंगे। तो हमारा नंबर 1 पर है नायब तहसीलदार के कर्तव्य। तो इसके अंतर्गत लिखा हुआ, तहसीलों में तहसीलदार के कार्यों में सहयोग देने के लिए तहसीलदारों की नियुक्ति की जाती है। भूलेख नियमावली के पैरा 613 के अनुसार नायब तहसीलदार के प्रभाव कार्य निम्न है। तो इसी में नीचे करके लिखा हुआ इम्पोर्टेंट करके, इसमें न्यायिक कार्य शपथ दिलाकर बयान नोट करना, शपथ पत्र प्रमाणित करना। और इसी में थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, मतलब प्रशासनिक कार्य। इनका प्रशासनिक कार्य क्या, हम इसे पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1 पे हमारा है रजिस्ट्रार कानूनगो के कार्यालय का भार ग्रहण करना, और दूसरा है संग्रह अनुभाग के कार्यालय का पर्यवेक्षण करना, और तीसरा है नायब नाजिर के पटल का पर्यवेक्षण करना। और हमारा चौथा नंबर पर लिखा हुआ है राजस्व लिपिक माल बाबू के रजिस्टर और रसीद वहीं ठीक से रखे जा रहे हैं। नंबर 5 पे है लेखपाल संग्रह अमीन राजस्व निरीक्षण से रिम्प्रो लेना और तहसीलदार के द्वारा जहां आवश्यक हो परगनाधिकारी को आदेश के लिए प्रेषित करना। और नंबर 6 पर हमारा है मुख्य देयों और अन्य देयों की वसूली करना। और नंबर 7 पे हमारा लिखा हुआ है, इसे भी पढ़ लेते हैं, नायब तहसीलदार के चार्ज में जो वर्षा मापक यंत्र है उससे यह मापना कि कितनी वर्षा हुई, इस संबंध में रजिस्टर रखना, निश्चित तिथि पर तहसीलदार द्वारा कलेक्टर के पास सूचना देना। और नंबर 8 पे है हमारा अन्य ऐसे कार्यों को करना जो कि किसी अन्य नियमावली या सरकारी आदेशों में विहित हो और कलेक्टर की आज्ञा से तहसीलदार आदेश दें। इसी में लिखा हुआ है तहसीलदार की गैर मौजूदगी में नायब तहसीलदार प्रशासनिक कार्य के संपादन का कार्य भी करता है। यदि तहसीलदार नहीं रहेंगे तो नायब तहसीलदार को प्रशासनिक कार्य को पूरा करना पड़ेगा उनके स्थान पर। तो आइए हम देखते हैं अगला। इसी में लिखा हुआ मजिस्ट्रेट को कार्य, मतलब अर्थात मजिस्ट्रेट के जो कार्य हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ नंबर 1 पे हमारा सक्षम अधिकारी के निर्देश से मृत्युकालिक कथन नोट करना, डीडी यहाँ पर लिखा। नंबर 2 पर लिखा पंचायतनामा भरना। तीसरा है जुलूस या मेला आदि में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी करना। विभिन्न परीक्षाओं में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी करना। और 5वें नंबर पर लिखा है विभिन्न चुनावों में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी करना। और 6वें पर लिखा हुआ विभिन्न त्योहारों में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी करना। और यहाँ पर लिखा जांच संबंधी कार्य, तो हम इसे भी पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1 पर लिखा शासन से संबंधित सभी संदर्भों की जांच करना। और नंबर 2 पर लिखा है कभी स्टाम्पों के प्रकरणों की जांच करना। विभिन्न अधिकारियों के निर्देश पर स्थल निरीक्षण करना। नंबर 3 पर लिखा हुआ भूमि प्रबंधक समिति द्वारा प्रस्तावित आयाम कृषि आवंटनों की जांच करना। और हमारा अगला नंबर इसी में लिखा हुआ, इसको भी पढ़ लेते हैं, नक्शा दुरुस्ती के कार्यों की जांच करना। 5वें नंबर पर है अभिलेख दुरुस्ती हेतु प्राप्त पत्रावलियों की जांच करना। और लिखा हुआ है अगला टॉपिक चुनाव संबंधी कार्य। तो चुनाव संबंधी क्या कार्य है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। BLO की ड्यूटी लगाना। नंबर 2 पर है BLO को प्रशिक्षित करना। नंबर 3 पर है BLO के कार्यों का पर्यवेक्षण करना। नंबर 4 पे है हमारा निर्वाचन के समय रूट चार्ट नक्शा सेक्टर जोनल कम्युनिकेशन प्लान तैयार करना। और इसी में लिखा हुआ 5वें नंबर पर हमारा है EVM प्रशिक्षण देना। 6ठे नंबर पे है मतदाताओं को जागरूक करना। 7वें पे है फ्लाइंग स्क्वाड का नेतृत्व करना। 8वें नंबर पर निर्वाचन के समय बूथ तैयार कराना। और नंबर 9 पे है हमारा BLO द्वारा जांचों उपरांत प्रारूप 6, 7, 8 को निस्तारण करना। नंबर 10 पे है मतगणना के समय RO द्वारा सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करना। नंबर 11 पे है प्रेक्षक द्वारा बनाई गई कमियों को सही करना। और हमारा अगला टॉपिक मतलब इसी में लिखा हुआ है निरीक्षण संबंधी। तो निरीक्षण संबंधी
इसको भी पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1 पर लिखा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन डीलरों की दुकानों को चेक करना। नंबर 2 पर है गेहूं धान क्रय केंद्रों की जांच करना। नंबर 3 पर है हमारा सक्षम अधिकारियों के आदेश पर अपने क्षेत्र में आने वाले राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों की जांच करना। नंबर 4 पर है हमारा रोस्टर के अनुसार रजिस्ट्रार कानूनगो बांके वसीयु नबीस WBN के कार्यालयों व नजारत अनुभाग राजस्व लिपिक के पटलों का निरीक्षण करना। और इसी में लिखा हुआ है संग्रह संबंधी कार्य, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो क्या नंबर 1 पर लिखा हुआ है हमारा संग्रह जमा व निधियों को तैयार करना। नंबर 2 पर मुख्य देय तथा विधिक देय की वसूली करना। नंबर 3 पर है बाकीदारों को गिरफ्तार करना। नंबर 4 पर है बाकीदारों की संपत्ति कुर्क करना। और नंबर 2 हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तकावी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे भी देख लेते हैं। तो तकावी क्या है? तो उस कर्जे को कहते हैं जो सरकार द्वारा किसी कृषि योग्य भूमि के काबिजदारों को किसी खास प्रयोजन के लिए दिया जाता है। ऐसे कर्जे की स्वीकृत भूमि सुधार ऋण अधिनियम 19 वर्ष 1883 और कृषक ऋण अधिनियम संख्या 1884 के निर्देशों के अनुसार दी जाती है। 1883 अधिनियम संख्या 19 के अधीन तकावी ऋण ऐसे प्रयोजनों के लिए दिया जाता है जिससे ठोस किस्म का टिकाऊ सुधार होता है और इस प्रकार भूमि का उपजाऊपन बढ़ता है। ऐसे प्रयोजनों में नलकूपों का लगाना, पक्के कुओं, बंदियों, जलाशयों, तालाबों आदि को बनाना तथा उसका सुधार, पानी के अन्य यंत्रों से राहत और पंपिंग सेट तथा ट्रैक्टरों और गन्ना की मशीन या कोल्हुओं की खरीद, खेती आयोग बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाना सम्मिलित हैं। और इसी में इम्पोर्टेंट करके लिखा हुआ 1804 अधिनियम के अधीन कर्जे ऐसे कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए दिए जाते हैं जो 1883 अधिनियम 19 के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे ऋण दूध देने वाले और दूध न देने वाले मवेशियों, हल से खेती करने वालों के लिए उन्नत किस्म के हलों, बीज, फल, कच्चे कुओं, दुग्धशाला की साज सज्जा, मधुमक्खी पालने के उपकरण, भूमि तोड़ने की मशीन, गल्ला निकालने के कृषि यंत्रों के लिए कृत्रिम खाद, प्राकृतिक खाद, उन्नत किस्म के कोल्हू और इसी प्रकार से अन्य चीज़ों के लिए दिए जाते हैं। इस अधिनियम के अधीन ऋण कृषि संबंधी विकल्य जैसे बाढ़, सूखा आदि से उत्पन्न संकट में सहायता के रूप में दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त या नष्ट मकानों की मरम्मत या उनको फिर से बनाने के लिए कर्ज दिए जाते हैं। तकावी एक ऋण है, उसकी पूरी रकम ब्याज सहित वसूल की जाती है। वह ऐसे काश्तकारों को दी जाती है जो अदायगी को जिम्मेदारी ले सकें। यही बात संकटकालीन तकावी संबंध में भी लागू है। निश्चित समय पर तकावी की धनराशि वापस न कर सकने पर वह मालगुजारी की तरह वसूल की जा सकने योग्य हो जाती है और बाकीदार के विरुद्ध ऐसे सभी विग्रह पर प्रसर जारी किए जा सकते हैं जिसका प्रावधान मालगुजारी की बकाया की वसूली के लिए उत्तर प्रदेश 1950 की व्यवस्था लागू किया गया है। तकावी के सभी कागजों पर साधारण ब्याज 5.5% है। सरकार को किसी विशेष ऋण का इससे कम ब्याज की दर पर या बिना ब्याज के देने या जारी रखने की स्वीकृति देने का अधिकार है। और इम्पोर्टेंट करके आगे लिखा, ब्याज ऋण देने या किस्तों में दिया जाए तो किस्त देय के दिनांक से लगाया जाता है। ब्याज 15 या इससे कम दिनों की खंडित समय का नहीं लगाया जाता है। इसी ऋण पर इसके दिए जाने का नाम का ब्याज लिया जाता है किंतु उसकी अदायगी के दिन का ब्याज नहीं लिया जाता। तकावी ऋण कृषि योग्य भूमि मालिक, खातेदारों या ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो भूमि पर उन्नत करने का अधिकार है। कलेक्टर की लिखित अनुमति के बिना किसी नाबालिग या पर्दानशी महिला को तकावी नहीं दी जा सकती है। आमतौर पर ऐसे खातेदारों को तकावी नहीं दी जाएगी जिनके पास 50 एकड़ से अधिक भूमि है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समय में यह सिद्धांत लागू नहीं
होगा। तकावी ऋण देने में अपेक्षाकृत छोटे काश्तकारों को वरीयता दी जाएगी। यदि किसी काश्तकारों को पहले कभी तकावी दी गई है और वसूल न हो सकने के कारण सरकार द्वारा छोड़ दी गई है तो दूसरे ऋण के लिए उसे अपात्र माना जाएगा। किंतु यदि कोई प्रार्थी ऐसे ऋण का बाकीदार हो और वसूली गतमान हो और वह पहले ऋण चुकाता रहा हो तो उसे उस धनराशि के बराबर तकावी दी जा सकती है जिसके पाने का वह दी हुई जमानत के आधार पर अधिकारी होगा, किंतु उसमें से तकावी को उतनी धनराशि काट ली जाएगी जो उसके ऊपर बाकी है। तहसील व जिला मुख्यालय में विभागीय अधिकारियों के कार्यालयों में बिना फीस के छपे हुए प्रार्थना पत्र उपलब्ध रहेंगे जिसमें निम्नलिखित ब्यौरा भरा जाएगा। तो इसमें नंबर 1 पर है, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। प्रार्थी का नाम, पिता का नाम व पता। नंबर 2 पर है खाते का कुल धनराशि व कब्जे की स्थिति, खाते की मालगुजारी, लगान। 4 पे है मांग की गई आवश्यक राशि और इसी में अगला क्या लिखा हुआ 5वें नंबर पर, तो हम इसे पढ़ लेते हैं। ऋण का प्रयोजन, जमानत का ब्यौरा जो दी गई हो। नंबर 7 पे हमारा जमानत की संपत्ति पर भारों की धनराशि। नंबर 8 पर है प्रार्थी का बाकी रकम का ब्यौरा और नंबर 9 पे है हमारा प्रार्थी को पूर्व में कभी छूट की धनराशि दी गई या नहीं। तो नंबर हमारा 10 पे है, आइए इसे पढ़ लेते। गांव का नाम, खेतों की गाटा संख्या जिसमें प्रार्थी उन्नति करना चाहता है और नंबर 11 पर प्रार्थी के अनुसार निर्माण कार्य पूरा करने का समय। नंबर 12 पर किस्तों की संख्या जिसमें वह ऋण चुकाना चाहता है और नंबर 13 पर नाम व पते जमानती व उनका पता। आइए और पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा हुआ नंबर 14 पर, तो लिखा हुआ हैसियत जमानतियों की प्रार्थना पत्र के साथ लेखपाल द्वारा प्रमाणिक खतौनी नत्थी करना होगा। उसके साथ एक राजा पत्र जिसमें प्रार्थना पत्रों के ब्यौरे का सत्यापन दिया गया है। यदि जमानती दिए गए हैं तो उनके भी शपथ पर हस्ताक्षर कराने होंगे। प्रार्थी की भ्रांति जमानतियों को शपथ पत्र देना होगा जिसमें जमानतियों की संपत्ति के बारे में कोई झगड़ा नहीं है, यह बात भी लिखी जाएगी। आइए अगला टॉपिक हम इसी में पढ़ लेते हैं, तो लिखा हुआ है लेखपाल के मूल कर्तव्य, तो इसको पढ़ लेते हैं। भूलेख नियमावली नियम 21 के अनुसार, तो हमारा पहला नियम है नियम 56, 57, 60 एवं 56 का, 57 का, 60 का के अनुसार सजरा एवं खसरा तैयार करना। और नंबर 2 पे है हमारा नियम का 55 के अनुसार खरीफ रबी जायद फसल की पड़ताल करना। नंबर 3 है सीमा चिन्हों का सत्यापन, सूचना पा 8 में देता है। नियम 22 रिपोर्ट आरके को देता, आपदा सूचना पा 20 के अनुसार। और नंबर 5 पर नियम 24 रिपोर्ट आरआई को देता है। तो इसके आगे भी और लिखा हुआ, इसको हम पढ़ लेते हैं। नियम 121 का 121 खतौनी की तैयारी। नंबर 7वें पर है नियम का 155 खतौनी में लीप की अशुद्धियों को ठीक करना। और 8वें नंबर पर है नियम 159 का खतौनी में अशुद्धियों की सूची तैयार करके चस्पा करना अर्थात चिपकाना। नंबर 9 पे है हमारा खतौनी सत्यापन अविवाहित वरासत पापत्र। नंबर 10 पे हमारा PA सेकंड ए भरकर RI को आदेश हेतु प्रेषित। नंबर 11 पे है खरीफ रबी जायद का जिन्स बार एवं मिलान खसरा प्रस्तुत नियत अवधि में करना। और नंबर 12 पे हमारा लिखा RK के नामांतरण संबंधी आदेश प्राप्त खतौनी में चस्पा करना अर्थात चिपकाना। नंबर 13 पे है डायरी तैयार करना प्रतिदिन के कार्यों का विवरण। नंबर 14 पे हमारा लिखा आज्ञा पुस्तक रखना उच्च अधिकारियों के आदेश के पालन हेतु। और नंबर 15 पे है हमारा दैवीय आपदा की सूचना पापत्र पा 20 में RK को देना, पीड़ित परिवार को त्वरित यथोचित सहायता। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? राजस्व विभाग से संबंधित जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।